जो बच्चे सैनिक स्कूल में दाखिला होने के लिए चाहते हैं, ये मेनली उन्हीं के लिए है। जीके, आइए जानते हैं जीके में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट है, ये 26 नवंबर 1949 को अप्रूव हो गया था। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन केम विथ इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। अभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दिया हुआ हमारे 6 बेसिक राइट्स है। पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि आप पुरुष हो, महिला हो, या आप ट्रांसजेंडर हो, या आप किसी कास्ट के हो, या अपर कास्ट के हो, लोअर कास्ट हो, सबके लिए समान बराबर के हिस्से मिलेंगे। अब दूसरा है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आपके पास फ्रीडम है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन का मतलब यह है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई आपसे काम नहीं करवा सकता। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका ये अर्थ है कि आपके जो भी धर्म है या आप जिस भगवान को मानते हैं, वो आपका बेसिक राइट्स है, आप कहीं पे भी ये कर सकते हैं। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, या जो आपकी कल्चर है, और आपकी जो पढ़ाई का, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दे रखा है। और छठा है राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगर ये ऊपर के 5 बेसिक्स राइट्स अगर आपको किसी की तरह के आपको लगता है कि खतरे में है, या आपको किसी ने ये 5 राइट्स लेने में आपको दिक्कत कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में अपील कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे रखे हैं सिटीजन को, जिसमें से कि हम अपने बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे, हम अपने जो नेशनल फ्लैग है उसको रिस्पेक्ट करेंगे, और जो भी हमारा नेशनल प्रॉपर्टी है उसको ध्यान रखेंगे। ऐसे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखे हैं सिटीजन के लिए। आइए अभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऐसे कॉलम हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सबसे पहला है जुडिशियरी, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, एंड तीसरा है लेजिस्लेटर। जो सबसे पहला है जुडिशियरी, अब उसके बारे में अभी जानते हैं। हमारे देश में 3 तरह के कोर्ट होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दूसरा हाई कोर्ट है, एंड तीसरा सुप्रीम कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है वो जिले स्तर में होते हैं, और हाई कोर्ट्स होते हैं राज्य स्तर में, और सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। तो हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो भी हमारे पहला न्यायिक स्टेप है, वो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करते हैं। अगर उसके बाद भी हमें लगता है कि नहीं, ये मुझे मेरा जो राइट्स है मुझे नहीं मिला, तो हम उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट जा सकते हैं, या फिर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अभी हमारे देश में 25 हाई कोर्ट्स है, जबकि इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होता है। पर कुछ जो राज्य हैं, जो जब वो डिवाइड हुए, उनके बाद वो हाई कोर्ट दूसरा नहीं बना, इसीलिए टोटल 25 हाई कोर्ट है। मैं अभी आपको बता देता हूँ ऐसे राज्यों हैं जो जिनके पास 2 राज्य मिलके एक हाई कोर्ट है। वो है महाराष्ट्र एंड गोवा, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है। पंजाब और हरियाणा, जो चंडीगढ़ में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। उसके बाद हो गया तेलंगाना एंड आंध्रा, और तीसरा है आसाम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश मिलके एक ही हाई कोर्ट, जो आसाम हाई कोर्ट है। और तीसरा और जो सबसे सुप्रीम है वो है सुप्रीम कोर्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए 6 बेसिक राइट्स, और भी किसी भी तरह की जो दिक्कत है उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है। और जुडिशियरी में जो न्यायिक जांच में
जो सर्वोच्च स्थान पे है वो है सुप्रीम कोर्ट। आइए अभी देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे कॉलम में वो है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का एक यही मतलब होता है, जो सिंपल और सरल भाषा में आपको समझा देता हूँ। कोई भी ऑफिस, जो सरकारी ऑफिस है, जो हमारे काम के लिए नियोजित होते हैं, उनका यही काम रहता है सरकार या कोर्ट या कोई भी हमें ऐसा कोई नियम बना देश में, उसको अमल करने का, उसको काम पे लाने का। आइए अभी जानते हैं हमारे देश में इलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है। इसके लिए हम ऊपर से नीचे आने से बजाय हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। पहले देखते हैं हमारे गांव, हमारे आस पड़ोस में कैसे होता है इलेक्शन। उसके लिए पहले हमें जानना पड़ेगा ग्राम पंचायत का इलेक्शन। ये पंचायती राज के अंडर में आता है। अब उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे होता है इलेक्शन। जो पंचायत इलेक्शन है वो हर 5 साल में होता है और उसके लिए आपको डायरेक्ट वोट देना पड़ता है। आप आपके आसपास की जो वार्ड मेंबर है उसको आप चुनते हैं और दूसरा जो है सरपंच को चुनते हैं। बाकी जो वार्ड मेंबर जब चुनने के बाद वो फिर नायब सरपंच को चुनते हैं। इन सब का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। अभी देखते हैं कि ब्लॉक लेवल में कैसे हमारे इलेक्शन होते हैं। ब्लॉक लेवल पे हमारे पंचायत समिति है और इसका भी कार्यकाल 5 साल का होता है। इसको भी हम डायरेक्ट वोट दे के चुनते हैं। आइए अभी जानते हैं कि ब्लॉक लेवल में कैसे चुनाव होता है। ब्लॉक लेवल के लिए पंचायत समिति है और ये बहुत सारे ग्राम पंचायत को लेके एक पंचायत समिति बनता है। हर पंचायत से एक पंचायत समिति मेंबर को हम चुनते हैं और वो आगे जाके पंचायत चुने हुए पंचायत समिति के जो मेंबर है वो पंचायत समिति चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनते हैं। इनका भी कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। आइए जानते हैं जिला लेवल पे कैसे पंचायत होते हैं। उसके लिए जिला परिषद है और बहुत सारे ग्राम पंचायत को लेके एक जिला परिषद का एरिया बनता है। उसमें से एक जिला पंचायत मेंबर हम डायरेक्ट चुन के भेजते हैं और जो जिला परिषद के मेंबर हैं वो आगे जाके जिला पंचायत समिति के प्रेसिडेंट चुनते हैं और इनका जो कार्यकाल 5 साल के लिए होता है और जो पंचायती राज सिस्टम है यहाँ तक सीमित होता है। अभी हम जानते हैं राज्य में कैसे इलेक्शन होता है। उसके लिए हम आप लोगों ने सुना होगा एमएलए, एक कॉमन नाम जो हम हमेशा सुनते हैं एमएलए। एमएलए का यही मतलब होता है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक राज्य में उसको बहुत सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट दिया जाता है। एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इस हिसाब से आधारित है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोग जब होते हैं, इतना लोग होंगे तो हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी डिक्लेयर करते हैं। तो हमारे पास जिले के आगे जब जाते हैं तो राज्य के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी होता है। हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनते हैं। वो उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। एक एमएलए होने के लिए आपको मिनिमम 25 साल की उम्र होना ज़रूरी है और वो आगे जाके अपना नेता चुनते हैं। वो वही आगे जाके मुख्यमंत्री बनते हैं। जो स्टेट असेंबली होते हैं उससे बड़ा एरिया और ज़्यादा लोगों को लेके लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूंसी बनता है। और अभी हमारे देश में 543 इलेक्टेड मेंबर है और 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा किए करते हैं।
और लोकसभा के लिए हमें मिनिमम 25 साल की उम्र होना चाहिए। और लोकसभा में जो चेयरमैन है वो इन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ही बनते हैं, जबकि वो राज्यसभा में नहीं है ऐसा। अब अभी जो हम देश की देखते हैं, देश में दो तरह की हाउस है, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा जो लोअर हाउस है और राज्यसभा अपर हाउस है। लोकसभा के पास ज़्यादा पावर रहते हैं एज कम्पेयर टू राज्यसभा। जो भी बिल लोकसभा, कोई भी बिल पास होने के लिए पहले दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। राज्यसभा की जो मेंबर है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। उनको जो स्टेट असेंबली के जो एमएलए हैं वो वोट देके उनको चुनते हैं। अभी हमारे पास 233 इलेक्टेड राज्यसभा एमपी हैं और 12 जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और इस राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ हर 2 साल में 1/3 की जो मेंबर है वो बाहर जाते हैं और नए मेंबर आते रहते हैं। तो इसके हिसाब से ये जो राज्यसभा है कभी भंग नहीं होता या डिजल्व नहीं होता, इसलिए इसको परमानेंट हाउस भी बोला जाता है। यहाँ राज्यसभा के एमपी की जो टर्म है वो 6 साल की होते हैं और मिनिमम 30 साल की उम्र होना चाहिए। कोई भी मौनी बिल अगर लोकसभा से पारित हुआ है तो राज्यसभा के पास ज़्यादा कोई पावर नहीं रहता कि उसको डिक्लाइन कर दें। प्राइम मिनिस्टर जो चुने हुए एमपी होते हैं उनके द्वारा चुने गए नेता को प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। वो प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। उनके वो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के हेड होते हैं। इसके अलावा 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट। ये सबके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब उसके बाद जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट की जो कामकाज संभालते हैं जब वो छुट्टी में रहते हैं या कोई विदेश जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के परमानेंट चेयरमैन है। अब जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या है एलिजिबिलिटी। सबसे पहला तो भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। उनका उम्र 35 साल से ऊपर होना ज़रूरी है। अब जानते हैं देश की प्रथम नागरिक या प्रेसिडेंट के बारे में। वो आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर है। और प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर जैसे सब सुप्रीम कोर्ट ये सबको अपॉइंट करते हैं। अब जानते हैं कि प्रेसिडेंट की बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। वो सर्वप्रथम वो एक भारत के नागरिक होना ज़रूरी है और उनका उम्र 35 साल से ऊपर होना ज़रूरी है।